आप कैसे चुप रह सकते हैं जब इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है? आप ये तब कह रही हैं जब हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, जब उनके एक फ़ोन कॉल से वॉर्स रुक जाती हैं, वो अपने देश के लोगों को बीच युद्ध से निकाल लाते हैं। हमने तो उनको ना देखा है करीब से, ना देखना चाहते हैं। ट्रम्प कहता है कि मैंने दोनों को समझा लिया है और अब युद्ध विराम होने वाला है, और 2 घंटे बाद युद्ध विराम हो जाता है। जैसा भी सीना हो, लेकिन उनका दिल बहुत कमज़ोर है। वो खुद भी बहुत कायर किस्म के आदमी हैं और इसीलिए वो अमेरिका के चरणों में ही गिर जाते हैं। हमारे यहाँ आतंकवादी हमला हुआ, कौन हमारे साथ खड़ा था? आतंकवाद को तो सब कंडेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कितने लोग ने हमारा साथ दिया है ना? तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जब आप 55,000 लोग जो मर गए और वहाँ छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, है ना, पूरी जनता भूखी मर रही है, वहाँ पे सीज चल रहा है और आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ईरान के ऊपर जो एक तरफा हमला, मतलब एक तरफा के, तो जवाब तो आप देंगे वो, लेकिन अनप्रोवोक्ड हमला जो इजराइल ने किया उसके खिलाफ आपने स्टैंड नहीं लिया है, तो क्यों दुनिया में कोई आपका साथ देगा? नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे, जहां से ये तमाम लोग जो लगातार अपने तस्वीरों के ज़रिए, अपने पेंटिंग्स और अपने स्केचेस के ज़रिए लगातार अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। जो फ़िलिस्तीन की तस्वीरें लगातार हमारे और आपके सोशल मीडिया के ज़रिए आप देख रहे हैं, जिस तरीके से जो भयावह और मानवीय तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं, उन पर लगातार लोग बात कर रहे हैं। सुभाषिनी अली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपका और हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, सरकारें जो कर रही हैं वो किस तरीके से और कितना गलत है आज जो कुछ हो रहा है, और जो युद्ध लगभग एक प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो फिर से जो छिड़ गया है ईरान और इजराइल के बीच में, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो फ़िलिस्तीन की बात करते हैं। एक लंबे अरसे से सबसे पहले 2 बातें, क्योंकि आपके चैनल को बहुत आम लोग देखते हैं और आम लोगों से इतना झूठ बोला जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि उनको 40 साल पहले की बात मालूम होगी, उनको नहीं पता है। तो 2 बातें लोगों को समझना बहुत ज़रूरी। एक तो ये कि 1948 में 1948 में दुनिया के नक्शे पर इज़राइल नाम का कोई देश था ही नहीं, केवल और केवल फ़िलिस्तीन था। और द्वितीय महायुद्ध के बाद एक तरह से जो तेल उत्पादक देश हैं उनके ऊपर अपना शिकंजा कसने के लिए ये जो साम्राज्यवादी देश हैं, जिनका सरगना पहले इंग्लैंड था फिर अमेरिका बन गया, उन्होंने फिर वहाँ पर यहूदियों को बसाना शुरू किया और एक पूरी इतिहास की रचना की कि ये लोग हज़ारों साल पहले यहाँ रहते थे। तो मुझे तो लगता है कि अमेरिका को याद करना चाहिए कि जो अमेरिकन इंडियंस हैं जो आज भी वहाँ रह रहे हैं, ये उन्हीं का देश है, उनको दे क्यों नहीं देते अगर इतना उनको वो है। खैर, उनको बसाया गया, उनको हथियारों से लैस किया गया और चूँकि वो बहुत ही एडवांस्ड सोसाइटी के हिस्से के लोग थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक काफ़ी मजबूत राष्ट्र को कायम किया। लेकिन लगातार जहाँ जहाँ फ़िलिस्तीनी जनता रहती थी वहाँ से उन्होंने खदेड़ना शुरू किया। ये प्रक्रिया 7 अक्टूबर को नहीं शुरू हुई थी, ये तो शुरू हुई थी 1948 में ही, जब लोगों को घरों से बेघर किया गया, उनके खेत उनसे छीने गए। और आज तो वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं और ट्रम्प भी कह रहा है कि हम यहाँ एक भी फ़िलिस्तीनी को रहने ही नहीं देंगे, चाहे वेस्ट बैंक हो चाहे गाज़ा हो। तो मतलब आज अगर हम एक झोपड़पट्टी में रहते हैं और हमारी झोपड़पट्टी के ऊपर बुलडोज़र चलता है तो हमारे ऊपर क्या बीतती है। हमें सोचना चाहिए कि जिनका एक घर नहीं, जिनसे पूरा रहने का अधिकार ही छीना जा रहा है, जिनसे उनका मुल्क, उनका देश, उनका सब कुछ छीना जा रहा है, उनके साथ हम क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, हमारी सरकार क्यों नहीं खड़ी हो रही है। और दूसरी बात, अगर हम मानवता की बात करते हैं तो जो करीब करीब हम तो समझते हैं 1 लाख से ऊपर लोग मरे हैं अब गाज़ा पट्टी में, उनमें से आधे से ज़्यादा आप सोचिए महिलाएं और बच्चे हैं। बच्चों का दूध उनसे छीना जा रहा है, उनसे दवा छीनी जा रही है। आज वो बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या अपंग बच्चों की फ़िलिस्तीन के अंदर है। जिन बच्चों का एक अंगूठा काट दिया गया है या एक हाथ काट दिया गया है या पैर काट दिया गया है, इनकी संख्या, जबकि वो इतनी छोटी जनसंख्या है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये तो उनके बर्बरता और नृशंसता की बात है। लेकिन हमको जो समझना है कि हमारा देश कहाँ है। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो साम्राज्यवाद का विरोध नहीं करता वो अपने देश के लिए भी नहीं लड़ सकता है।
अपने देश की आज़ादी के लिए भी नहीं लड़ सकता। ये दुनिया का इतिहास हमें बताता है। अगर आप साम्राज्यवाद के पक्ष में हैं तो आप सच्चे देशभक्त भी नहीं बन सकते हो। आज जो हमारे देश में राज कर रहे हैं, इन्होंने 47 से पहले भी साम्राज्यवाद का साथ दिया और आज भी वो दे रहे हैं, इसलिए इनको सच्चा देशभक्त तो माना ही नहीं जाता है। और आज वो हमारे देश को ऐसी जगह ला करके हमको उन्होंने खड़ा कर दिया है कि दुनिया में कोई भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम किसी का साथ नहीं दे रहे हैं। जिन्होंने हमारा साथ दिया, ईरान ने सबसे ज़्यादा हमारा साथ दिया है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत का साथ दिया है कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। जब तेल हमको नहीं मिल रहा था, हमको सस्ता तेल दिया है ईरान ने, हर तरह से मदद की है। और आज ईरान के ऊपर ऐसा संकट है कि एक दूसरा देश तय कर रहा है कि हम इनके राष्ट्रपति को ज़िंदा छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, इनके नेताओं को ज़िंदा छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। हम चुप हैं, हम मौन हैं। क्या हो गया है हमको? अगर जनरल असेंबली में युद्ध विराम का प्रस्ताव आता है तो हम मौन हैं, अगर ईरान के पक्ष में आवाज़ उठती है तो हम मौन हैं, और फिर हम दुनिया में घूमते हैं कि हमारा साथ दो। हमारा साथ कोई देने को तैयार नहीं और नहीं देंगे। और हमें उम्मीद है कि अमेरिका हमारा साथ देगा। अरे अमेरिका ने कभी भी किसी ऐसे देश का साथ नहीं दिया है जिसको वो लूटना नहीं चाहता है, जिसको वो अपने खेमे में लाना नहीं चाहता है। और वही हमारी हालत है कि उनके सामने हम बिल्कुल बौने बन करके बैठ जाते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं। हमारे नेता, हम पहले भी गरीब थे, लेकिन हमारे नेता कभी भी चुप नहीं रहे, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमेशा बोले। चाहे अमेरिका में कोई भी सरकार रही हो, हमेशा हमारे लोगों में बोलने का और उनके ख़िलाफ़ लड़ने का मादा रहा है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी बात थी, जिसके लिए हम लोग जाने जाते थे पूरी दुनिया में। लेकिन आज वो बात बिल्कुल ख़त्म हो गई है और हम लोग मतलब अब किसी से आँख नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि आप कैसे चुप रह सकते हैं जब इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है। आप ये तब कह रही हैं जब हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, जब उनके एक फ़ोन कॉल से वॉर्स रुक जाती हैं, वो अपने देश के लोगों को बीच युद्ध से निकाल लाते हैं। हमने तो उनको ना देखा है करीब से, ना देखना चाहते हैं। उनका सीना कैसा है और उस सीने के अंदर उनका दिल कैसा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने हमला किया, देखिए मैं हमले के पक्ष में नहीं हूँ, कोई भी मुद्दा युद्ध से नहीं तय होता है, लेकिन जब उन्होंने हमला किया तो हमारे देश की विदेश नीति रही है 1971 के बाद कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कभी भी किसी की मध्यस्थता को हमने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन ट्रंप कहता है कि मैंने दोनों को समझा लिया है और अब युद्ध विराम होने वाला है, और 2 घंटे बाद युद्ध विराम हो जाता है। इसका कोई भी हमारे देश के सामने सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है कि ये कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। तो उनका जैसा भी सीना हो, लेकिन उनका दिल बहुत कमज़ोर है, वो खुद भी बहुत कायर किस्म के आदमी हैं और इसीलिए वो अमेरिका के चरणों में ही गिर जाते हैं। मैं एक ही उदाहरण दूंगी, ये युद्ध की बात तो छोड़ दीजिए, जब हमारे बच्चों को हथकड़ी डाल करके और पैर में बेड़ियां डाल करके 40-40 घंटे तक एयरपोर्ट में कुर्सी से बांध करके वापस भेजा गया, तो ट्रंप के बगल में हमारे प्रधानमंत्री बैठे थे अमेरिका में, तब भी वो नहीं बोले। तो तब नहीं बोले तो उनसे उम्मीद करना कि वो कभी बोलेंगे, ये उम्मीद बिल्कुल बेकार है। वो हिंदुस्तान के पक्ष में, हिंदुस्तान की गरीब जनता के पक्ष में नहीं बोलेंगे और दुनिया में किसी भी लड़ने वाली जनता के पक्ष में नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही आम जनता के सरल तरीके से आपने ये सारी बात हमारी जनता के सामने रखी। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ नंदिता नारायण जी मौजूद हैं और यहाँ से आज जो आप लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं फ़िलिस्तीन पर जो कुछ अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ़ क्या कुछ कहना चाहेंगी और भारत के स्टैंड पर आप किस तरीके से देखते हैं भारतीय सरकार के स्टैंड को? सरकार का स्टैंड तो बहुत ही शॉकिंग है। सिर्फ स्टैंड ही नहीं, लेकिन उनका रवैया यहाँ के प्रोटेस्ट को लेके कि जब आज तो थोड़ा ऑर्गेनाइज था, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया, लेकिन वैसे जब कोई छोटे ग्रुप्स या स्टूडेंट ग्रुप्स वो अगर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनको मार पीट के सीधे ये लोग दूर दूर जाके छोड़ आते हैं, आपका पसेड़ा, कहीं बवाना, इधर उधर। तो उनका जो रवैया है इस मामले में मुझे लगता है कि जो इजराइल की सरकार है उससे भी ज़्यादा हाँ आक्रमण वाली है।
और FIR भी कर रहे हैं लोगों के खिलाफ। कश्मीर में कई FIR हुए, यहाँ पे अलीगढ़ में भी FIR हुए फॉर नो राइम और रीज़न कि आप अगर ये पहने हैं या आपने झंडा उठा लिया है, बैग में आपके झंडा है, आपने झंडा उठा लिया। तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है, क्योंकि हिंदुस्तान की एक प्राउड लेगेसी है। देखिए, हम भी कॉलोनियल रूल से बड़ी मुश्किल से आज़ादी के संघर्ष करके हम लोग निकले थे। 200 साल से ज़्यादा हमने लड़ा, और वही वेस्टर्न इंपीरियल पावर्स हैं। उन्हीं वेस्टर्न इंपीरियल पावर्स का विक्टिम पैलेस्टाइन रहा है। क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी अपना इतिहास देखें तो ये 1917 से बाल्फोर डिक्लेरेशन की जो ज़मीन आपकी है नहीं, ब्रिटेन ने वो उठा के जूस होमलैंड उनको चाहिए। अरे वो वाइट यूरोपियंस ने उनको उत्पीड़ित किया, तो आप पैलेस्टाइन में क्यों उनको कर रहे हैं? आप अपने यहाँ जगह दीजिए अगर आपको गिल्ट कॉम्प्लेक्स इतना हो रहा है। और रिलीजन के बेस पे कोई भी देश तो हमें वैसे भी मतलब जहाँ हैं वो हैं, लेकिन हम उसको अप्रूव नहीं करते। इट डजंट वर्क। अब पैलेस्टाइन में पहले से ही जो इंडिजिनस लोग थे वहाँ पे जूस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सब तरह के लोग वहाँ पे रह रहे थे, है ना। तो पैलेस्टाइन एक नेशनैलिटी का सवाल है। उस कंट्री पे आपने इस तरह से एक अपना जैसे कहेंगे सिपाही वहाँ पे घुसपैठिया बैठा दिया, क्योंकि आपका असल में इंटरेस्ट क्या था कि मिडिल ईस्ट में आप एक ऐसा अपना पुलिसमैन रखें जो आपका काम करे, एक लठबाज, और वहाँ के जो सारे वहाँ पे डिस्टर्बेंस करके वहाँ पे सारे रिसोर्सेज को हथियाने की कोशिश करे। ऑयल सबसे ज़्यादा, जिस वजह से इराक वगैरह सबको तबाह किया गया। तो ऑयल और बहुत सारे और भी मिले हैं वहाँ पे, कितने सारे लिथेनियम और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे जो रिजर्व्स हैं उन पे इनकी नज़र है। तो आपको वहाँ पे भी हथियाना है, तो आपने उनको इस तरह से बढ़ावा दिया, उनको आपने इनकरेज किया, और उनको न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ भी आपने मदद की। सबको मालूम है ये, उन पे तो कोई रोक नहीं है। और ईरान जो एक बचा हुआ देश है, बाकी सबको तो उन्होंने काफ़ी तबाह किया, उस पर आप अटैक अब कर रहे हैं। और गाज़ा में तो मतलब हर तरह की जो बर्बरता है वो क्रॉस हो चुकी है कि इतना बुरा हाल है। वहाँ पे भी आप सीज़ फायर को हमेशा वीटो कर देते हैं। और सबसे बुरा हाल हमारे हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान ने अपनी किस वजह से, एक तो दो वजह है। एक तो आप कॉलोनियल जो पावर्स हैं, अर्स्टवाइल इंपीरियलिस्ट पावर्स, उनका पूंछ बन के बैठे रहते हैं, क्योंकि आप उनसे डरते हैं, या जो भी वजह है, आपको उनको आंख दिखाने की हिम्मत नहीं है अमेरिका वगैरह को। और दूसरा ये है कि आपका अपना भी जो पॉलिटिक्स है डोमेस्टिक, वो पूरा कम्युनल पॉलिटिक्स है। आपके पूरा जो रीप करते हैं बेनिफिट्स, आप इलेक्ट्रल बेनिफिट्स रीप करने के लिए आप कम्युनल हेट्रेड पैदा करते हैं, उसी को रीइंफोर्स करते हैं, उससे आपको फ़ायदा भी होता है इलेक्ट्रली। तो ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन करती हैं तो ये सो कॉल्ड वॉर ऑन इस्लामिक टेररिज्म, मतलब आप बाकी टेररिज्म नहीं देखेंगे, ज़ायनिस्ट की टेररिज्म नहीं देखेंगे, है ना, अपनी खुद की टेररिज्म जो हिंदुस्तान में कितने लोग लिंच हुए हैं, क्या क्या नहीं हुआ, वो नहीं देखेंगे। लेकिन आप ये उसके नाम पे आप ये पूरी फॉरेन पॉलिसी आपकी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए दो चीज़ों की वजह से इसने स्टैंड नहीं लिया है। ऑन पेपर यस, हम सपोर्ट करते हैं पैलेस्टाइन का 2 स्टेट वगैरह वगैरह, लेकिन जब रेजोल्यूशन में वोट करने का टाइम आता तब आप एब्सटेन कर लेते हैं। वो एकदम शर्मनाक बात है। हमारा जो प्राउड हिस्ट्री रहा, वाजपेयी तक ने बहुत क्लियर स्टैंड लिया था। अब आपने हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को उलट दिया पूरा, और उलटने के बाद क्या है कि हमारी दुनिया में कोई दोस्त नहीं बचे, क्योंकि अगर आप सिद्धांतवादी नहीं होंगे, आप सिर्फ खुश करने के लिए करेंगे, तो आप नॉन अलाइनमेंट से आ गए स्लेव अलाइनमेंट में। हम स्लेव गुलामी की अलाइनमेंट हमारी हो रही है, इसलिए कोई हमको रिस्पेक्ट नहीं करता। हमारे यहाँ आतंकवादी हमला हुआ, कौन हमारे साथ खड़ा था? आतंकवाद को तो सब कंडेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कितने लोग ने हमारा साथ दिया है ना। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जब आप 55,000 लोग जो मर गए और वहाँ छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, है ना, पूरी जनता भूखी मर रही है, वहाँ पे सीज चल रहा है, और आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ईरान के ऊपर जो एक तरफा हमला, मतलब एक तरफा के तो जवाब तो आप देंगे वो, लेकिन अनप्रोवोक्ड हमला जो इजराइल ने किया उसके खिलाफ आपने स्टैंड नहीं लिया है, तो क्यों दुनिया में कोई आपका साथ देगा? आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया है ना। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद।